हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और भी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आपका टेस्ट नंबर 6-7 है, अर्थात इसमें यह फुल टेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन को कवर किया गया है। और यह भी इस समय जो पीसीएस मंत्रा में चल रहा है 3.0 नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग और नवीनतम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यह अभी जो टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसी को इसमें कवर कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं ज्वाइन कर लें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, जिससे कि उन जो समय समय पे पता चलता रहे कि आप लोग की टेस्ट सीरीज या आप लोगों की तैयारी जो है कैसी चल रही है। बाकी और जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वो भी जो है किए जाएंगे। जैसे कि जो भी नए टेस्ट सीरीज है वो आपको पेड ग्रुप में ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। पीसीएस मंत्रा के 9 तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो गए हैं वहाँ पे। और उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भी 23 या 24 टेस्ट सीरीज वहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो लोग टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहें तो उनको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो लोग यहाँ यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वही सारे प्रैक्टिस सेट्स वहाँ भी सॉल्व कराए जाएंगे। बाकी वीडियो से रिलेटेड या फिर जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं उससे रिलेटेड और कोई डाउट हो और भी अगर कोई क्यूरियोसिटी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा और वेतन प्राप्त होते हैं। संविधान के तहत आयोग की संसद और राज्य विधानमंडल के वर्तमान सदस्यों की निर्वाचनोत्तर के बाद अयोग्यता के मामले में परामर्श देने का अधिकार भी प्राप्त है। इसे बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, 1 2 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका उल्लेख जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत नहीं की गई थी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा की गई थी, या जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करें, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 324 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख आपको संविधान में देखने को मिलता है। बाकी दूसरा सही हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसे भी उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, बाकी अगर तीसरे ऑप्शंस की बात करें, निर्वाचन आयोग को निर्वाचनोत्तर अयोग्यता के मामले में परामर्श देने का भी अधिकार है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, पहला इसमें गलत है। राज्यपाल का पद संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या उसकी इच्छा पर पद धारण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। राज्यपाल का पद संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल का जो पद है वो संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह राज्य कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 जिसमें राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख जो है राष्ट्रपति करता है, जिसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये अपना पद जो धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसका उल्लेख भी किया गया अनुच्छेद 156 में। ठीक है, अनुच्छेद 156 में। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, यह संघीय कार्यपालिका नहीं बल्कि राज्य कार्यपालिका का हिस्सा होता है, राज्य कार्यपालिका। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? अनुच्छेद 110 इसमें मनी बिल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है, डी गलत हो जाएगा। अभी ऊपर हम देखे हैं अनुच्छेद 324 जो है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, न कि नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है, इसमें जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 में। ठीक, अनुच्छेद 324 में, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाकी सीएजी की बात करें, सीएजी का जो प्रावधान है या फिर इसका जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 148 में। ए बी सी सही हो जाएगा, डी आपका गलत है, डी जो है वो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है यदि सभी वर्तमान सदस्यों की बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए। लोकसभा के भंग होने पर भी अध्यक्ष का पद खाली नहीं होता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के विषय में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। तीनों विकल्प आपका सही है। अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, सभी वर्तमान सदस्यों की बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अध्यक्ष अपना पद खाली कर देगा। और लोकसभा अगर भंग हो जाती है उस कंडीशन में अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपना पद खाली नहीं करता है जब तक इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो ये बात भी ठीक हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के विषय पर, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका निर्णय अंतिम होगा। अगर असंवैधानिक और औचित्यपूर्ण अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो अयोग्यता की गई है उसकी जांच कर सकता है कि यह संवैधानिक है या फिर नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह गैर तारांकिक और असंवैधानिक है तो जो अयोग्यता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की गई है उसको वह पुनः बहाल कर सकता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का जो आपका अयोग्यता का विषय है यह न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। ये भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और ये पूछ सकता है कि इसका निर्णय कब लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय जो दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो अयोग्यता का निर्णय लिया जाता है वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। कि हो तो हो लोहान मामला में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अगर कोई निर्णय न्यायिक समीक्षा, अगर कोई निर्णय अयोग्यता के विषय पर लिया जाता है या फिर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, यह वर्डक्ट जो आया था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हो तो हो लोहान मामला में यह निर्णय आया था। ठीक है, कि हो तो हो लोहान मामला, सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं और उसमें शामिल प्रावधान। 42वां संविधान संशोधन, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प इसका सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में किया गया था। 1978 में इसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से निकाल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 300। ठीक है, अनुच्छेद 300। ठीक, बाकी 86वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया गया और इसे एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रखा गया था। ये बात भी आपका सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था। 2011 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसकी अगर हम बात करें, इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक, देखिए 2011 नहीं, शायद 2002 में किया गया था। ठीक है, 2002 है शायद। ठीक, 2002 है। और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था भारतीय संविधान में और इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, यह इनका मौलिक अधिकार भी है। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। बाकी ये डेट जो है वो भी याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन किए गए हैं
किस डेट में किया गया उससे भी मिलान करने के लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल संरचना अर्थात मूल ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका भाग है? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, शक्तियों का पृथक्करण जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, और संसद की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत या मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें से क्या क्या है ये आपको कूट के हिसाब से बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए, कानून का शासन यह आपका मूल ढांचा है, बात बिल्कुल ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन भी मूल ढांचा है, ठीक। उसके शासक शक्तियों का पृथक्करण भी, इसे भी संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। बाकी संसद की सर्वोच्चता संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मूल ढांचे का सिद्धांत है इसका क्या किया गया था, इसको सामने रखा गया था। कह सकते हैं कि संसद के सामने आया था, सरकार के सामने आया था मूल ढांचे का एक नया सिद्धांत, नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी उन्हें लगा है कि जो भारतीय संविधान या भारतीय शासन व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है उसको इनके द्वारा संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। जैसे कानून का शासन हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया और शक्तियों का पृथक्करण हो गया। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी संसद की सर्वोच्चता अगर हम बात करें, संसद की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है। ब्रिटेन के संविधान में, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है। और ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संसद है वह किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री करने के सिवाय उसे छोड़ करके जो भी प्रावधान चाहे वो कर सकती है। मतलब जो ब्रिटेन का संसद है वह इतना शक्तिशाली है, उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वह बहुत से कार्य कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संसद की सर्वोच्चता ना होकर के भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निरोधात्मक बंदी को कौन कौन से सुरक्षा अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं? विधिक सलाहकार से परामर्श का अधिकार, गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी पाने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के बिना निरोध अधिकतम 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। देखिए, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। 1, 2 और 4, तीसरा इसमें गलत है। 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ठीक, 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो निरोधात्मक बंदी को जो अधिकार प्राप्त हैं, इसके अंतर्गत उसे निम्नलिखित अधिकार दिए गए। जैसे यह बंदी को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा, इसके पास गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। 3 महीने से अधिक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के बिना उसे 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। अगर सलाहकारी बोर्ड समीक्षा करता है और उसे लगता है कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए या फिर इसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है तो इसे 3 महीने से अधिक, ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी पर्पस से इसके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं या फिर ऐसी कुछ जानकारी है जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसे 3 महीने से अधिक समय के लिए निरोधक कानून के अंतर्गत रखने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, बाकी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का नियम केवल दंडात्मक बंदी पर लागू होता है, निरोधात्मक बंदी पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे यह याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे यह दंडात्मक बंदी होता तो यह जो है क्राइटेरिया ये भी फुलफिल करता कि जो दंडात्मक बंदी होते हैं उनको 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का अधिकार होता है। लेकिन जिसे निरोधात्मक बंदी के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है इसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का उसे कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। महान्यायवादी के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए, उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है, वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। महान्यायवादी के बारे में चारों विकल्प सही हो जाएंगे। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह जो है भारत सरकार का प्रधान विधिक सलाहकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसके पास योग्यता होनी चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनने के लिए उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपका सही हो जाएगा। उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का, संसद की कार्यवाही अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उसे अधिकार होता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये विकल्प भी सही हो जाएगा।
और वह राष्ट्रपति की इच्छा अर्थात राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बात भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो डीपीएसपी है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। यह देश की शासन प्रणाली के लिए मौलिक होते हैं, अर्थात इसे कहीं कहीं आपको देखो मूलभूत देखने को मिलेगा, कहीं कहीं मौलिक देखने को मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यह देश की शासन व्यवस्था में मौलिक या फिर मूलभूत है। संसद इन पर आधारित कानून बना सकता है, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर हम क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकार का जैसे उल्लंघन होता है, तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वैसे अगर आपके नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपका सही हो जाएगा। और ये देश की शासन व्यवस्था में मौलिक या मूलभूत है, ये बात भी आपका सही है, ये बात भी सही है। ठीक है, देश की शासन व्यवस्था में मौलिक या मूलभूत है, जिसका मतलब क्या है, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के पास अगर संसाधन है, राज्य के पास अगर संसाधन है, उनकी इच्छा शक्ति है, तो वह नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त करने का क्या करे कि प्राप्त करने का जो अधिकार है वो उन्हें प्राप्त कर मतलब अधिकार दें। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत से नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो पहले नीति निर्देशक तत्व की कैटेगरी में आते थे और बाद में इनको मौलिक अधिकार की कैटेगरी में ला दिया गया है। ठीक है, बाकी तीसरा जो कह रहा है कि संसद इन पर आधारित कानून बना सकता है, भले वे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हो, यह विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें जो देश की शासन व्यवस्था में यह मूलभूत है, ठीक है, और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसका जो उल्लेख किया गया है जो नीति निर्देशक तत्व आपका 37 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है देश की शासन व्यवस्था में आधारभूत है। ठीक है, मतलब इनका परिवर्तन ही नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके इन तत्वों को लागू नहीं कर सकता है जब तक कि संविधान संशोधन न किया जाए। और यह प्रावधान जोड़ा गया था कब? 25वां संविधान संशोधन द्वारा। 25वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, और संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा प्रावधान मतलब ऐसा कुछ कार्य किया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जा सकता है। और इसी के अंतर्गत एक और जो संशोधन है वो किए गए थे। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक और संशोधन किए गए थे जिसमें प्रावधान ये किया गया था कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 39B और 39C में जो प्राप्त नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए संसद सभी मौलिक अधिकारों का संसद अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 19 और 29 अनुच्छेद 19 और 29 में दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है, यह प्रावधान किया गया था। बाकी अगर हम बात करें जो आपका 25वां संविधान संशोधन था, इसी में कहा गया था। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जो कुछ वर्ड आए हैं वो अगर हम देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था संसद द्वारा, इसमें ये कहा गया था कि अनुच्छेद 39B और 39C, ठीक है, यहाँ देखिए जो 39B है और 39C है, यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद जो मौलिक अधिकार आपके 14 और 19, 14, 19 और आपका 29 है, 14, 19, 29 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनको सीमित कर सकता है। ठीक है, इनको सीमित किया जा सकता है और इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31 गौर जोड़ा गया था। ठीक है, और इस प्रावधान को इसमें शामिल कर दिया गया था कब? 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। ठीक है, तो संसद जो है इसमें संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन कब? संविधान संशोधन के माध्यम से ही। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो केशवानंद भारतीवाद जो आपका 1973 आया, इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका नीति निर्देशक तत्व है 42वां नीति निर्देशक तत्व और जो आपका मूल अधिकार है SR नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार है इसकी संतुलन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व मिनर्वा मिल्स वाद मामले में। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि नीति निर्देशक तत्व जो आपका DPSP है एंड मौलिक अधिकार है, इनके बीच संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक, आधारभूत ढांचा है। इसके पहले क्या था कि सुप्रीम जो आपका संसद है, संसद और 25वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया था कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B 39C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और इसके लिए नया अनुच्छेद जोड़ा गया अनुच्छेद 31 गज।
ठीक है। उसके बाद जो आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, इसमें भी ये प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों या फिर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसके मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर आपका मिनर्वा मिल्स मामला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच जो संतुलन है यह संविधान का आधारभूत ढांचा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ये हो जाएगा। इसका जो सही आंसर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों को आवंटन किया गया है? संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को किसी राज्य के, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 365? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, या फिर यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, या फिर उसकी सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जाती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 356 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कौन से प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए? संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, एकल नागरिकता। इसमें कौन कौन से जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका संसदीय प्रणाली लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, कानून का शासन लिया गया है, और उसके बाद आपका एकल नागरिकता लिया गया। ठीक है, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, यह तीनों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे लिया गया अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 4। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा को मनी बिल पर समान अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। मनी बिल पर राज्यसभा को सीमित अधिकार या फिर ना के बराबर अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ना के बराबर अधिकार प्राप्त है। मनी बिल की बात करें, अनुच्छेद 110 मनी बिल या धन विधेयक की जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 में किया गया है, और इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इस पर केवल सिफारिश कर सकती है। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो यह लोकसभा से सिफारिश कर सकती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा हम सिफारिश कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। ठीक है, सिफारिश से मतलब कर सकती है उसमें संशोधन करने की, और अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। इससे ज़्यादा इसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 360, 368, 370 या फिर 358? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, और इसका जो प्रावधान है भाग 20 में किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उनका निर्वाचन केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बात बिल्कुल ठीक है। जैसे जो व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का स्वयं ही सभापति बन जाएगा। ठीक है, तो सही पहला विकल्प तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका जो निर्वाचन है केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्वाचन केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 245, 246, 263, 256? फुट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी प्रावधान या सभी जो अनुच्छेद हैं यह केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 245 की बात करें, इसमें संसद राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद राज्य विधानसभाओं की विधि निर्माण की सीमा को परिभाषित कर सकता है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र राज्य और समवर्ती सूची में विषयों पर का वितरण जो है यह इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, केंद्र द्वारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का जो वितरण किया गया इसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में देखने को मिलता है। 263
राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच किसी विवाद, दो राज्यों के बीच या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या फिर दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। और इसका उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 263 में देखने को मिलता है। 356 की बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, संविधान सम्मत कार्य नहीं करता है, या फिर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। तो ये चारों अनुच्छेद जो हैं यह केंद्र और राज्यों से संबंधित हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को आर्थिक विकास की योजना बनाने का अधिकार देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर शंकरी प्रसादवाद? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसी के साथ ही मूल संरचना या मूल सिद्धांत जो है इसको भी मान्यता दी गई थी। सही आंसर सी हो जाएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 5वीं, 7वीं, 9वीं या फिर 10वीं? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इल्बर्ट बिल विवाद, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी यह हुआ था आपका 1985 में। 1985 1885 भैया 1885। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद यह रिपन के समय का है और यह घटना कब की है? यह जो है 1881 की घटना है। और अभी पहले मिलान कर लेते हैं, फिर देखेंगे डिटेल में कि इल्बर्ट बिल विवाद था क्या। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया था यह आया था आपका 1881 में। 1881 में रिपन के समय ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यह आया था लिंटन के समय 1878 में। ठीक है, 1878 में। तो इसे अगर हम क्रम से लगाएं तो वो हो जाएगा क्या आपका 4 3 2 1। ऑप्शन बी 4 3 2 1। ठीक, बाकी देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 मुंबई में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल जो विद्यालय है वहां पे किया गया था। ठीक, ये बात आपका हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें 1883 की घटना है यह, और इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया था कि इसमें एक नया अधिनियम लाया गया जिसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो उसे यह अधिकार देना था इल्बर्ट बिल के माध्यम से कि वह भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश या फिर अंग्रेजी अगर व्यक्ति हैं, ठीक है, अंग्रेजी अगर व्यक्ति हैं तो उनके मामले की भी सुनवाई करने का अधिकार जो भारतीय न्यायाधीश है उनको देने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। लेकिन उस समय जो भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि अंग्रेजों से रिलेटेड किसी भी मामले की सुनवाई का जो अधिकार है केवल अंग्रेज न्यायाधीश के पास होनी चाहिए, न कि किसी भारतीय न्यायाधीश के पास। यही था आपका इल्बर्ट बिल विवाद जो आया था 1883 ईस्वी में। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये भी आया था 1881 में रिपन के समय में ही, जिसमें 7 वर्ष तक के बच्चों की कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 7 वर्ष से अधिक और जो 14 वर्ष तक के बच्चे थे इनके काम करने की जो समय है वो 12 घंटा निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, बाकी इससे ऊपर उम्र के जो लोग थे इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था और ये भी आया था कब? रिपन के समय में ही। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, इसके माध्यम से जो देसी भाषा समाचार पत्र थे चाहे वो इंग्लिश को छोड़ करके बाकी और किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रकाशित हो रहे हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह लाया गया था। ठीक है, किसके समय में आया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये आया था लिंटन के समय में, वे भी याद रखिएगा। ठीक है, लिंटन के समय में। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि सारे डाउट आपकी क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए। कालीबंगा स्थल हल चलाए गए खेतों का सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है।
लोथल एक प्रमुख अंतर्देशीय व्यापारिक केंद्र था। धौलावीरा अपने परिष्कृत जल संचरण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी है। पहला और तीसरा तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत। लोथल एक प्रमुख अंतर्देशीय व्यापारिक केंद्र था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। लोथल की बात करें, है कहाँ पे? गुजरात में है। और यहाँ कोई भी अंतर्देशीय जो व्यापारिक केंद्र है वो प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर जो है गोदीबाड़ा डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, गोदीबाड़ा अर्थात डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, पहला और तीसरा। यात्रियों का उनके द्वारा देखे गए शासकों के काल में से मिलान कीजिए। यात्री और उनके शासनकाल में जो यात्री आए थे, किसके शासनकाल में, उससे आपको सम्मिलित करना। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बात करें अगर फायान की, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, 4वीं शताब्दी में। ठीक, 4वीं शताब्दी में। अलबरूनी की बात करें, अलबरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह जो है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, इन सबको मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है कि यह जो विदेशी यात्री हैं, इनके आने के क्रम में जो है इनको क्रम से लगाइए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जो फायान है यह 4वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। मार्को पोलो की बात करें, यह पांड्य राजवंश के पांड्यों के शासनकाल में भारत आया था और यह जो भारत आया था 13वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है, और यह 14वीं शताब्दी में भारत आया था। 14वीं शताब्दी अर्थात 1333 ईस्वी में यह भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। यह कुछ जो विदेशी यात्री हैं किसके समय में या किसके साथ भारत आए थे और उस किस समय आए थे, ये समय भी याद रखिएगा। जैसे फायान 4वीं शताब्दी में, अलबरूनी आया था 11वीं सदी में, मार्को पोलो 13वीं और इब्न बतूता 14वीं अर्थात 1333 में। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757 की तुलना में अधिक निर्णायक था। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी के लिए राजस्व संग्रह का अधिकार सुनिश्चित किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। देखिए, अगर प्लासी लड़ाई की बात करें, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा छल कपट के आधार पर लड़ा गया था। ठीक है, जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला का सेनापति, इसको अपने साथ मिला लिया गया था और युद्ध भूमि में छल के आधार पर जो है इसने जीता था। लेकिन बक्सर की जो लड़ाई थी जो 1764 में हुई थी, इसमें पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी पूरी क्षमता से अंग्रेज लड़े थे और इसी के बाद इनकी सर्वोच्चता जो है भारत में स्थापित हो जाती है। और बक्सर की लड़ाई के बाद ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त होती है। ठीक है, दीवानी अर्थात राजस्व संग्रह करने का अधिकार। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनाम गांव, यहाँ पे ताम्र पसाड़ी का स्थल है। इनाम गांव जो है यह ताम्र पसाड़ी का स्थल है। भीमबेटका मध्य पाषाण काल की विशेषताएं पे देखने को मिलती है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है और कालीबंगा वैदिक काल से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत होएगा। चौथा गलत है। ठीक है, बात करें अगर कालीबंगा की, कालीबंगा यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा भी ऊपर हम लोग देखे भी हैं। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इसमें प्रस्तुत करता है। मतलब अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। साम्राज्य को जनपदों में विभाजित किया गया था। अशोक ने बौद्ध मठ संहिताओं के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। कौन सा विकल्प मौर्य प्रशासन के बारे में सही है? मौर्य प्रशासन के बारे में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए दूसरे की बात करें, मौर्य साम्राज्य को जनपदों में नहीं बल्कि प्रांतों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य जो है इसे प्रांतों में बांटा गया था और इस समय प्रांतों की जो संख्या है वो कितनी थी? प्रांतों की संख्या 4 थी। कौन कौन थी? इसमें आपको प्रांत जो थे वह तक्षशिला और उज्जैन या फिर उज्जैनी थी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा आपका गलत है। इसे जो है जनपदों नहीं बल्कि प्रांतों में बांटा गया था। ठीक, प्रांतों में। बाकी अशोक ने बौद्ध मठ संहिताओं के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की गई थी वह धम्म अर्थात नैतिक आचरण के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था, न कि बौद्ध मठ संहिताओं के प्रचार के लिए। ठीक है, अशोक का जो धम्म है वह धर्म निरपेक्ष
सर्वसमावेशी को प्रतिबंधित करता है, मतलब प्रतिबद्ध करता है, कह सकते हैं कि उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी वह जो नैतिक आचरण तो जो धम्म है इसके प्रचार के लिए नियुक्ति की गई थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर बी है, ऑप्शन बी। संगम युग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संगम शब्द का तात्पर्य मदुरै में आयोजित साहित्यिक सभाओं से है। इस काल में लिखे गए साहित्य का अधिकांश भाग संस्कृत में था। इस काल में चोल चेर पांड्य वंशों का उदय हुआ था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा तो आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, संगम शब्द मदुरै में पांड्य शासकों के संरक्षण में जो 3 संगम का आयोजन किया गया था उसी से देखने को मिलता है। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया है, न कि संस्कृत भाषा में। जो संगम साहित्य हैं यह तमिल भाषा में इनकी रचना की गई है। ठीक है, इनकी रचना की गई है तमिल भाषा में। ठीक है, तमिल भाषा में। और चोल चेर पांड्य राज्यों का उदय भी इसी समय हुआ था, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। बाकी इसका चोलों की जो राजकीय चिन्ह थी वो क्या थी? चोलों का जो राजकीय प्रतीक था वो था बाघ। ये भी बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता तो याद रखिएगा, बाघ था। चेरों का प्रतीक चिन्ह, चेरों का प्रतीक चिन्ह था धनुष, धनुष। और पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था एक मछली, उस मछली का नाम हाँ कार्प मछली था। ठीक है, कार्प मछली था। ठीक, देखिए बाकी ये सब जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो सब एडिशनल, अर्थात इसको जो है प्रैक्टिस सेट में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो यह जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सब याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। इसका कोई क्वेश्चंस पूछने का लोक सेवा का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। गुप्तकालीन वैज्ञानिकों और उनके योगदान के बारे में देखिए। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द्वारा किसकी रचना की गई थी? बात करिएगा हम आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम हो गई। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ में शून्य पाई, ग्रह नक्षत्र गति आदि की अवधारणाओं का विस्तृत उल्लेख किया था। ठीक है, शून्य पाई, खगोल विज्ञान, ग्रह नक्षत्र जो है इनका उल्लेख आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में किया था। वारामिहिर की बात करें, वारामिहिर ने बृहत संहिता में ज्योतिष और खगोल विज्ञान का उल्लेख किया है। ठीक है, बृहत संहिता में ज्योतिष और खगोल विज्ञान का उल्लेख वारामिहिर द्वारा किया गया है। चरक, चरक ने अपने चरक संहिता में आयुर्वेद में औषधि विज्ञान का उल्लेख किया है। किसमें? चरक संहिता में आयुर्वेद का विस्तृत उल्लेख किया है। सुश्रुत की बात करें तो शल्य चिकित्सा जो प्लास्टिक सर्जरी है इसके बारे में इन्होंने विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी। भक्ति आंदोलन ने जाति और धर्म के विभाजन के पार एक नई समानता की भावना को जन्म दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने मुख्यतः द्वैतवादी दर्शन का प्रचार किया और जातिगत पदानुक्रम का समर्थन किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? फुट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला आपका सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। अधिकांश जो भक्ति संत है जैसे कबीर, रविदास, गुरु नानक, इन्होंने जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा जो बाह्य आडंबर है इसका विरोध किया था। ठीक है, न कि इसका समर्थन किया था। तो दूसरा आपका सही गलत हो जाएगा, पहला सही है। 1857 की क्रांति के बारे में देखिए। यह क्रांति मेरठ में शुरू हुई और शीघ्र ही उत्तर भारत में फैल गई। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया। इसने अवध में ब्रिटिश शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। इस क्रांति को शिक्षित भारतीयों और उदारवादियों का भरपूर समर्थन प्राप्त था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम देखें तो तीसरा गलत क्यों है? इसने अवध में ब्रिटिश शासन को सफलतापूर्वक समाप्त किया। देखिए अवध में विद्रोह तीव्र था लेकिन ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं किया जा सका यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथे की बात करें, विद्रोह मुख्य रूप से सिपाही और कृषक आधारित था। शिक्षित वर्ग और उदारवादी जो है वह इससे दूर थे। और एक अंग्रेज द्वारा ये कहा भी गया था कि 1857 की क्रांति में अगर शिक्षित वर्ग बुद्धिजीवी और जो भारतीय रजवाड़े हैं उन्होंने अगर इस विद्रोह को समर्थन दिया होता तो शायद अंग्रेजों का यह यहाँ पे आखिरी आंदोलन होता। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजों को पलायन करना पड़ता। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो उदारवादी शिक्षित भारतीय हैं यह आंदोलन से तटस्थ रहे थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका 1 और 2 है। 19वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इनके बारे में देखिए। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और पारंपरिक हिंदू अनुष्ठानों का समर्थन किया। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर बल दिया। आर्य समाज ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा पारंपरिक हिंदू अनुष्ठान का विरोध किया था। ठीक है, मूर्ति पूजा और हिंदू जो परंपरा जो आडंबर है इसका विरोध किया था।
इसका विरोध किया था। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। और ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा इसका स्थापना किया गया था, जिसके द्वारा मूर्ति पूजा, जातिवाद, पुरोहितवाद और जो हिंदू धर्म में आडंबर वगैरह थे, इसका इन्होंने विरोध किया था खुल करके। ठीक है, और प्रार्थना समाज, इसने एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधार पर बल दिया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना एनजी रंगा और आरजी भंडारकर द्वारा किया गया था, इन्होंने एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर बल दिया था, ये बात भी आपका ठीक है। आर्य समाज ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार किया, और आर्य समाज इसने ही कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और इसी के द्वारा कहा गया था कि हिंदू धर्म की जो सच्चाई है, हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता है वो वेदों में निहित है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने स्वीकार किया था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सही है वो केवल 2 है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखिए, असहयोग आंदोलन ने पहली बार मुसलमानों को व्यापक जन आधारित भागीदारी सुनिश्चित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिक वर्ग की पूर्ण भागीदारी देखने को मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व और समन्वय पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं द्वारा जेल से किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? फुट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। देखिए, असहयोग आंदोलन जो 20 से 22 तक चला था, यह खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर के चला था, और इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता का जो एक वर्चस्व है, एक जो मतलब का उदाहरण जो है देखने को मिला था, और इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे, और इसके बाद हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए इनके द्वारा कूटनीति बनाई जाने लगी थी। ठीक है, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा, जिसमें असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक दूसरे के साथ चले थे। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिक वर्गों की भागीदारी सीमित या फिर कह सकते हैं कि ना के बराबर थी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिक और इनकी पूर्ण भागीदारी देखने को मिली थी, यह गलत है। ठीक है, भागीदारी जो है या तो बहुत कम थी या फिर ना के बराबर थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व समन्वय कांग्रेस द्वारा जेल से किया गया था, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 था, जैसे ही स्टार्ट हुआ अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, और ऑपरेशन जीरो आवर शुरू करके जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करके जिस जगह पे गिरफ्तार के वहीं पे जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी, नेतृत्व विहीन होने के बावजूद भी यह स्वतः ही स्फूर्त आंदोलन था, अर्थात इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, उसके बावजूद भी आंदोलन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका केवल एक। समाचार पत्र और उनके संस्थापक संपादक के बारे में देखिए, कुछ सही सुमिलित मिलान करना है। केसरी का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी का संपादन के द्वारा मराठी भाषा में किया गया था। ठीक है, मराठी भाषा में। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका संपादन किया था, अल हिलाल का। ठीक है, कब किया था? 1912 में। 1912 में, समय भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी द हिंदू जी सुब्रमण्य मैयर द्वारा 1878 में इसका प्रकाशन किया गया। हिंदुस्तान का मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशन किया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन इसका सही है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 का चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया, सिवाय चाय और चीन के साथ छोड़ करके। 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय प्रशासन एवं गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रीकृत कर दिया। 1853 का चार्टर अधिनियम ने इंडियन काउंसिल एक्ट लागू किया और भारत के लिए पहला विधिक परिषद बनाया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। विधायी परिषद 1861 द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था 1861 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, न कि 1853। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। 1793 की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने बंगाल में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। इसने वास्तविक कृषकों को भूमि स्वामित्व की दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें, तो ये जमींदार अस्थायी बंदोबस्त ने अनुपस्थित जमींदारों और कठोर राजस्व वसूली के कारण कृषि उत्पादकता में इस समय क्या गिरावट देखने को मिला था। ठीक है, कृषि उत्पादकता में गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि किसानों का अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोषण। ठीक, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा।
और इसकी अगर हम बात करें, इस व्यवस्था में वास्तविक जो कृषक है, जो रैयत थे, इनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। जमींदारों को अधिकार दिया गया और वे किसी भी समय किसानों को बेदखल कर सकते, मतलब जमींदारों को जो जमीन का मालिकाना अधिकार है वो किसानों के पास से हस्तांतरित करके जमींदारों को दे दिया गया था। ठीक है, मतलब जमींदार जो है जमीन के वास्तविक मालिक बन गए थे, न कि कृषक। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखिए। इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना प्रशासन को राजस्व संग्रह से अलग कर दिया और दीवानी अर्ज धार्मिक दान एडवांटेड से संबंधित था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, पहला दूसरा आपका सही, तीसरा गलत। दीवानी अर्ज की अगर हम बात करें तो ये सैन्य विभाग था। दीवानी अर्ज कहीं कहीं दीवानी आरिज देखने को मिलेगा। ठीक है, यह एक सैन्य विभाग था, यह जो है सैन्य विभाग था। और इसकी अगर हम बात करें, धार्मिक दान से संबंधित जो विभाग था दिल्ली सल्तनत के समय, वो आपका दीवाने इंशा था। दीवाने इंशा, ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्षेत्रीय साम्राज्य और राजधानी। जैसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, बहमनी की राजधानी गुलबर्गा, मराठा राजवंश की सतारा और अहोम राजवंश की इम्फाल। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ABC। कौन सा विकल्प इसमें से सुसंगत है, अर्थात कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, देखिए सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, बहमनी की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गुलबर्गा थी, बाद में इसकी राजधानी को स्थानांतरित करके बीदर कर दिया गया था। ठीक है, और बाकी मराठा राजवंश की जो राजधानी थी वह जो है सतारा थी। ठीक है, सतारा थी, तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। अहोम राजवंश की जो राजधानी थी वह रंगपुर या फिर गढ़गांव थी, या इम्फाल नहीं बल्कि रंगपुर या गढ़गांव थी। ठीक है, गढ़गांव, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। डलहौजी द्वारा लागू की गई निम्नलिखित व्यवस्थाओं जो सुधार हैं इनको क्रम से लगाना है। सुधार योजनाएं जो हैं इन्हें बताना है। देखिए इसके समय रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली, विधवा पुनर्विवाद नियम, व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत। ठीक है, डलहौजी के समय की जो विशेषताएं हैं उन्हें आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4। ठीक, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत की बात करें, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत इसके द्वारा 1853 में की गई थी, 1853 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन ये डलहौजी के समय नहीं, किसके समय में किया गया था बताइए, इसके आगे पीछे का कोई है वैसा रहा है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह हुआ था आपका 1856 में, 1856 में। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत, इसके द्वारा जो डलहौजी द्वारा व्यापकगत सिद्धांत की जो शुरुआत की गई थी, ये भी आपका जो किया गया था 1853 1849 में ही इसका शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, 49 क्या, पहला जो देखने को मिलता है 48 में ही, 1848 में सतारा का कर दिया गया था। ठीक है, सतारा, और 1849 में बघाट, और जो आपका 1850 है, 1850 में आपका हो गया था उदयपुर। ठीक है, तो ये भी जो है आपका व्यापकगत सिद्धांत इसी के डलहौजी के समय का ही। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी डलहौजी के समय में की गई थी 1854 में, 1854। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक वर्गों द्वारा बहिष्कार किया गया, इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आर एक की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, मुगल काल में सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में देखिए, अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। मुगल चित्रकला शैली में भारतीय और फारसी का प्रभाव सम्मिलित था। शाहजहां ने आगरा में हिंदू मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्यों? देखिए इसकी अगर हम बात करें, शाहजहां ने इस्लामी स्थापत्य जैसे ताजमहल को बढ़ावा दिया, हिंदू मंदिर निर्माण को नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस्लामी पद्धति में जो आपके मोनूमेंट्स वगैरह बनाए जा रहे थे, जो इमारतें बनाई जा रही थी, वह शाहजहां के समय में इस्लामी प्रवृत्ति के या इस्लामी धर्म के अंतर्गत जो इमारत हैं उनके बनाने का क्रम जो है अधिक तीव्र हुआ था। ठीक है, न कि हिंदू मंदिर। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखिए, इसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की।
इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भारत में परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की अनुमति दी। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के निदेशकों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का पर्यवेक्षण बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। विलेजरी द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के बारे में देखिए। यह समझौता जिसके तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सैनिकों की सहायता से अपने क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। एक संधि जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना ने वार्षिक निश्चित राजस्व के बदले में सैन्य सुरक्षा का वादा किया। एक कूटनीति संधि जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना को रखना होता था। भारतीय शासकों को विभाजित कर स्थानीय राजाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन नीति। कौन जो है इसमें से आपको बताना है, जो सहायक संधि है इसकी कौन सी विशेषता है। ठीक है, सहायक संधि की विशेषता क्या है ये आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक कूटनीति संधि थी जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती और अपने ही खर्च पर ब्रिटिश सेना को रखनी पड़ती थी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी वारेंद्र कुमार घोष द्वारा। ठीक है, और इनके सहयोगी के रूप में इसमें जतेंद्र बनर्जी भी शामिल थे। ठीक है, जतेंद्र बनर्जी भी इसमें शामिल थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान सोशलिस्ट का गठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? इसका स्थापना जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु द्वारा मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट दिखा है। इसका पूरा हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका 2, 1, 3, 4 बी हो जाएगा। ठीक है, बी। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखिए। इसने केंद्र और सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया। इसने अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया जो फेडरेशन है इसकी स्थापना का प्रावधान किया। इसने प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की और उन्हें गवर्नर जनरल के नियंत्रण से अलग कर दिया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। इसने केंद्र और सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया, यह गलत है। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, वैसे अगर आप देखें तो इसने प्रांतों को स्वायत्ता दिया। पहला और तीसरा ये दोनों विकल्प एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रांत और राज्य में, केंद्र और प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया और तीसरे में क्या कह रहा है कि प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को नहीं आते होंगे, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में घबराना नहीं है। पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़िए, समझिए। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आप लोग आराम से सॉल्व कर लें जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 के बारे में देखिए। इसमें स्वदेशी या इससे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। इसने कांग्रेस के भीतर उदारवादियों को मजबूत किया। इससे बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? बंगाल विभाजन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है? इसने कांग्रेस के भीतर उदारवादियों को मजबूत किया, ये आपका गलत हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद ही तो 1907 जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यहीं पे कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, तो कांग्रेस के भीतर उदारवाद को मजबूत किया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। बाकी अगर देखें, कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसी मतभेद के परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में देखिए। जीडीपी का कौन सा कथन सही होगा? वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति को समायोजित करता है जबकि नाम मात्र जीडीपी नहीं करता है। कारक लागत पर जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है और सब्सिडी को बाहर किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर की गणना नाम मात्र जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कारक लागत पर जो जीडीपी है इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है, सब्सिडी शामिल होती है और इसके विपरीत बाजार मूल्य पर जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर जोड़े जाते हैं और सब्सिडी को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ठीक, और जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है यह आपका नाम मात्र जीडीपी अपान वास्तविक जीडीपी गुणे 100। ठीक, अगर उसे विभाजित करते हैं तो आपको
वास्तविक जीडीपी या जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी प्राप्त होती है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित आर्थिक शब्दों का उनके परिभाषित शब्द से, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन हम लोग पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज में ही पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, बिना सीमांत उत्पादकता के अतिरिक्त श्रम, ठीक। और ठहरावजन मुद्रास्फीति, यह जो है उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक ठहराव जब देखने को मिलता है, जब उच्च मुद्रास्फीति होती है, उच्च महंगाई दर और इसी के साथ ठहराव जब देखने को मिलती है, ठीक है। मंदी, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट जब आता है, सामान्य मंदिर मूल्य स्तर में निरंतर जब गिरावट आता है तो उसे मंदी कहते हैं। और राजकोषीय घाटा, जब उधार को छोड़ करके कुल प्राप्ति से अधिक व्यय हो जाए, ठीक, उधार को छोड़ करके, मतलब उधार जो लिए हैं उसको छोड़ करके जो हमारा व्यय है वह धीरे धीरे अगर बढ़ता जाए तो यह राजकोषीय घाटे में वृद्धि को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संबंध में देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस से 2013 ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को इसमें शामिल करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो टीपीडीएस है, इसमें एपीएल और बीपीएल के लिए 2 स्तरों की मूल्य निर्धारित की गई है। अंत्योदय अन्न योजना विशेष रूप से शहरी प्रवासी मजदूरों को कवर करने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका गलत है, ठीक है। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना, इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लक्षित करना है, न कि केवल शहरी को, ठीक है। चाहे वो शहर का हो या फिर गरीब गांव का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वह गरीब होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का उपयोग किसानों की रक्षा के लिए करती है। एमएसपी सुनिश्चित करती है कि किसानों को हमेशा बाजार दर से अधिक मूल्य प्राप्त हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, ये क्वेश्चंस कल डिटेल में इसको जो है इसका वर्णन किया गया था, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को हमेशा बाजार दर से अधिक प्राप्त हो, यह गलत हो जाएगा। एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को एमएसपी से न्यूनतम, एमएसपी से कम दर पर जो मतलब एमएसपी से कम मूल्य उन्हें प्राप्त न हो, ठीक है। बाकी एमएसपी के बराबर प्राप्त हो सकता है, एमएसपी से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यह एमएसपी से अधिक होता है, ठीक है। एमएसपी के बराबर या फिर उससे अधिक हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ये रहता है कि एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को हमेशा एमएसपी से न्यूनतम मूल्य प्राप्त न हो, तब यहाँ पे यह सही हो जाता, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो एफआरबीएम एक्ट है, इसके बारे में देखिए। इसका उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को कम करना है। यह राज्य सरकारों की बाह्य उधारी पर प्रतिबंध लगाता है। यह वित्त मंत्री को मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति व्यक्त प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। यह राज्य सरकारों की बाह्य उधारी पर प्रतिबंध लगाता है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यह गलत है। देखिए, राज्य सरकारों की उधारी अनुच्छेद 293 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार भारत के भीतर ही ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकारों को भारत के भीतर या भारत की सीमा के भीतर ही ऋण लेने का अधिकार है। वह भारत के बाहर से ऋण तभी ले सकता है, मतलब विदेशों से ऋण तभी ले सकता है जब केंद्र सरकार इसकी अनुमति दे, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 292 इसमें प्रावधान किया गया है केंद्र के बारे में कि केंद्र सरकार भारत के भीतर और भारत के बाहर से ऋण ले सकती है और उसे अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 292 के तहत। और 293 के तहत राज्यों को ऋण लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन केवल भारत की सीमा के भीतर, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के बारे में देखिए। शीर्षक मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारण में एकमात्र आधार है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर बात करें हम, RBI ने अप्रैल 2014 में WPI को छोड़ करके CPI को प्राथमिक आधार बना करके मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। तो वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की दर मापने का जो सूचकांक है वो WPI नहीं बल्कि CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, न कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित सरकारी योजनाओं को उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम किसान योजना 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किस्तों में जो दिया जाता है, ठीक है, किसानों को जो प्रति आय सहायता दी जाती है, ठीक।
बाकी अगर हम बात करें, ठीक है, बाकी अगर हम देखें जो आपका PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से फसल बीमा प्रदान करना, मतलब किसानों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा होती है। और इसी को संदर्भित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ई श्रम पोर्टल क्या है? ई श्रम पोर्टल जो है जो असंगठित श्रमिकों के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करती है। असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करती है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है, ठीक है। इसका सही आंसर 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत के भुगतान संतुलन के बारे में देखिए। चालू खाता अधिशेष का अर्थ है कि देश आयात अधिक कर रहा है। पूंजी खाता FDI और ECB जैसे प्रवाह को रिकॉर्ड करता है। भुगतान संतुलन सैद्धांतिक रूप से हमेशा संतुलित रहता है, भले ही कोई खाता घाटे में क्यों ना हो। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। चालू खाता अधिशेष का अर्थ है कि देश आयात अधिक कर रहा है। अगर चालू खाता अधिशेष है आपके पास तो इसका मतलब ये है कि देश आयात नहीं बल्कि देश निर्यात ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, निर्यात ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, जिसके बदले में डॉलर की प्राप्ति हो रही है और ये डॉलर चालू खाते के अधिशेष को बढ़ावा दे रहा है, ठीक। पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। भारत एक नियंत्रित परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली जो मैनेज फ्लोटिंग इनहेंज रेट है इसको अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बाजार को विनियमित दर तय करने की अनुमति देता है, लेकिन अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु हस्तक्षेप करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों से आरे की सही व्यवस्था करता है, व्याख्या करता है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल है इसमें? कोर इंडस्ट्रीज, विद्युत उत्पादन, विनिर्माण उत्पादन और कृषि उत्पादन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, 3। कोर इंडस्ट्रीज, विद्युत उत्पादन और विनिर्माण उत्पादन ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। ये सभी जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये सभी इसमें शामिल हैं, ठीक। और इसमें जो आपका कृषि उत्पादन है यह शामिल नहीं है, ठीक है। और बाकी इसके अंतर्गत जो कोर सेक्टर में मतलब कोर सेक्टर डिवाइड किया गया है 8 जो ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। और यह जो है भारतीय इकोनॉमी को मतलब तेज़ी से बढ़ने के लिए या फिर भारतीय इकोनॉमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर से जो आपका औद्योगिक उत्पादन है इसमें बढ़ावा देने के लिए इन 8 सेक्टरों का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है, जिस कारण इन्हें कोर सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया है। और यह 8 कौन कौन से हैं यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया है। और देखिए ये आपका कोयला सेक्टर हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, कच्चा तेल, उसके बाद आपका प्राकृतिक गैस, ठीक, प्राकृतिक गैस है, इस्पात, सीमेंट हो गया, उर्वरक है, रिफाइनरी उत्पाद है, ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद है। ये सभी जो है आपके कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। कोयला, कच्चा तेल, गैस, उर्वरक, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, इसके साथ साथ आपका विद्युत है, ठीक है, विद्युत है। जिसमें भारांश भी पूछ लेता है कि कोर सेक्टर में सबसे अधिक भारांश किसका है, तो इसमें जो सबसे अधिक भारांश है, जो सबसे अधिक भारांश है वो आपका जो ये क्या कहते हैं जो आपका कोयला सेक्टर है, ऊर्जा वाला है, इसका भारांश सबसे अधिक है। और जो आपका उर्वरक है इसका भारांश सबसे कम है, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में देखिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे किसानों को वित्तीय ऋण उपलब्ध, गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी कोविड-19 महामारी के समय की गई थी। सही आंसर इसका सही है। भारत का कर से GDP अनुपात OECD देशों के औसत से कम है। भारत राजस्व प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है, ठीक है। सही आंसर इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन ए। GST के बारे में देखिए। GST ने सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है, जिसमें सीमा शुल्क भी शामिल है। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और भारत में पेट्रोलियम उत्पाद GST के दायरे में है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती बात सही, बाकी पहला और तीसरा गलत है। GST में सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल है, ये भी आपका गलत है।
और पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी में शामिल नहीं है। इस समय समय पर इसकी मांग की जाती है कि पेट्रोलियम को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित संगीतकों में से कौन किसी देश में विषमता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीनी नहीं, गिनी गुणांक है। ठीक है, गिनी गुणांक, मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक या फिर लॉरेंज वक्र। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी गुणांक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गिनी गुणांक। देखिए इसके अंतर्गत गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र ये दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में वित्तीय बाजारों के संदर्भ में देखिए, पूंजी बाजार जो कैपिटल मार्केट है यह ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर जैसे अल्पकालीन उपकरणों से संबंधित है। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, इसका नियामक सेबी द्वारा किया जाता है। आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से मुद्रा बाजार में तरलता का प्रबंधन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो जो पूंजी बाजार है या दीर्घकालीन उपकरण जैसे शेयर, बॉन्ड, मुद्रा बाजार अल्पकालीन होता है जैसे ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो जो पूंजी बाजार है या पूंजी मार्केट, कैपिटल मार्केट या दीर्घकालिक उपकरण है जिसके अंतर्गत शेयर और बॉन्ड आते हैं, और मुद्रा बाजार जो है अल्पकालिक मार्केट है जिसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल वगैरह आते हैं। ठीक है, और सेबी पूंजी बाजार का नियमन करता है, मुद्रा बाजार का नियमन आरबीआई करता है। ठीक है, तो मुद्रा बाजार का जो नियमन है यह किया जाता है आरबीआई द्वारा। ठीक है, और जो आपका पूंजी मार्केट है, कैपिटल मार्केट, इसका जो नियमन किया जाता है वह सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक, यह फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में रोजगार के रुझानों के बारे में देखिए, स्वरोजगार भारत की कार्यबल में सबसे बड़ा खंड बनाता है। भारत में अधिकांश रोजगार अनौपचारिक प्रकृति के हैं। 2022-23 से संगठित क्षेत्र का रोजगार असंगठित क्षेत्र में अधिक हो गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका गलत है। ठीक है, देखिए संगठित क्षेत्र में अनौपचारिकरण जो है वो बढ़ा है। ठीक है, और ईपीएफओ का जो रिपोर्ट आया था इसके अनुसार अब भी संगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो सबसे अधिक रोजगार जो प्रदान करता है वो असंगठित क्षेत्र ही प्रदान करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित गरीबी मापन पद्धति का उनके प्रवर्तकों से सही मिलान कीजिए। तेंदुलकर समिति द्वारा 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, 2009 में, और इन्होंने सुझाव दिया था कि 32 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा निर्धारण की थी। मतलब अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा कि वह गरीब नहीं है। अगर 32 रुपये से कम कमा रहा है तब उसे गरीब माना जाएगा। ठीक है, 32 रुपया, समझ रहे हैं। रंगराजन समिति इसका गठन 2014 में किया गया था, और रंगराजन समिति ने कहा था कि अगर 47 रुपये शहरी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति 47 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। अगर 47 रुपये से कम कमा रहा है तब उसे शहरी गरीबी के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, शहरी गरीबी के 47 रुपये में क्या मिलता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई की बात करें, एमपीआई अगर हम बात करें तो यह ऑक्सफोर्ड द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पर आधारित होता है, और इसी के आधार पर जो है क्या किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और हेड काउंट अनुपात जो है या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का मापन करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 किस में दिया है? 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी, 1, 2, 4, 3। सरकार के पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति का निर्माण होता है, बात बिल्कुल ठीक है। वेतन, पेंशन और सब्सिडी पूंजीगत व्यय के उदाहरण हैं, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है? सी, पहला सही, दूसरा गलत। वेतन, पेंशन और सब्सिडी, अगर किसी को वेतन दे रहा है, पेंशन दे रहे हैं, सब्सिडी वगैरह जो दिया जा रहा है, इसके बदले में किसी पूंजी का निर्माण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यह आपका पूंजीगत व्यय कैसे हो गया? लेकिन हाँ, पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति का निर्माण होता है, बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए पूंजीगत व्यय आप कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, आईआईटी वगैरह का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, पुल वगैरह बना रहे हैं, तो उससे रोड कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो इससे पूंजीगत का या पूंजी का निर्माण तो हो ही रहा है। ठीक है, तो और यह परिसंपत्ति का निर्माण कर रहा है, जिसके बदले में लॉन्ग टर्म में सरकार को ही फायदा होगा। ठीक है, इससे जो टैक्स है वो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है, इसके घटक पर मतलब विचार कीजिए। गरीबी नहीं, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, स्वस्थ व स्वच्छ ऊर्जा, सतत शहर और समुदाय, इनमें से कौन से सीधे तौर पर आर्थिक विकास से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी संबंधित है। ठीक है, बाकी गरीबी हटाओ,
गरीबी उन्मूलन या नो पॉवर्टी की बात की गई है एसडीजी फर्स्ट में। एसडीजी फर्स्ट में सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करें तो यह जो है समावेशी आर्थिक वृद्धि, यह आपके गोल 2 में देखने को मिलेगा। ठीक है, एसडीजी गोल 2 में नहीं है। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि गोल 2 में नहीं है। इसे अर्थ देखिए, इसके अंतर्गत अर्थनिहित माना जा सकता है, लेकिन एसडीजी गोल 2 में जो एग्जैक्ट उल्लेख किया गया है वह जीरो हंगर की बात की गई है। ठीक है, जीरो हंगर की बात की गई। बाकी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है एसडीजी गोल 3 के अंतर्गत। ये भी इसके अंतर्गत अंतर्निहित है। ठीक है, स्पेशली इसका वर्णन नहीं किया गया। सतत शहर और समुदाय की बात जो की गई है वह एसडीजी गोल 4 में की गई है। ठीक है, एसडीजी गोल 4 में। ठीक, और एसडीजी गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, लेकिन सतत शहर और समुदाय या इसी के अंतर्गत इंक्लूड है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बजट 25-26 के बारे में देखिए। बुनियादी ढांचे और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.5% निर्धारित किया गया है। ग्रीन बॉन्ड और ऊर्जा संक्रमण वित्त पोषण को प्रोत्साहन जारी करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। मानव रक्त परिसंचरण के बारे में देखिए। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं, जबकि सिराएं ऑक्सीजन रहित। फुफ्फुसीय धमनी जो पल्मोनरी आर्टरी है एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त वाहित करती है अर्थात प्रवाहित होता है इसमें। और फुफ्फुसीय सिरा पल्मोनरी वेन जो है यह एकमात्र सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? इसकी अगर हम बात करें, यह सामान्य है। जैसे अपवाद क्या है, जैसे फुफ्फुसी धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, और इसमें क्या कह रहा है कि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहित करती हैं जबकि सिराएं ऑक्सीजन रहित। इसका अपवाद भी तो है, इसका अपवाद भी तो है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा तीसरा सही है। एंटीबायोटिक दवाएं वायरल संक्रमण का इलाज कर सकती हैं। एंटीबायोटिक्स वायरस की चयापचयी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों गलत है। ठीक है, देखिए, एंटीबायोटिक दवाएं केवल बैक्टीरिया जो होती हैं इस पर प्रभावी होता है, वायरस पर नहीं होता है। ठीक है, और वायरस की अपनी कोई चयापचय प्रक्रिया नहीं होती है। यह मेजबान कोशिका की प्रणाली का उपयोग करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से अपना जो पुनरुद्भवन या कह सकते हैं कि अपना विकास करता है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों और उनके कारक जीवों के बारे में कौन सा विकल्प सही? तपेदिक होता है बैक्टीरिया से, मलेरिया प्रोटोजोआ, डेंगू वायरस और रिंग वर्म शैवाल। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत है। रिंग वर्म जो होता है किसके से होता है? यह फफूंद द्वारा होता है। रिंग वर्म फैलता है फफूंद द्वारा। रिंग वर्म जो है यह फफूंद द्वारा फैलता है। ठीक है, फफूंद द्वारा। ठीक, तो सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखिए, मानव गुर्दे के कार्यों में मानव गुर्दे के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को छानना, नमक और जल संतुलन का नियमन करना, लाल रक्त कोशिकाओं का संश्लेषण करना। कौन मानव गुर्दे अर्थात किडनी का कार्य क्या है ये आपको बताना है कूट के हिसाब से। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। लाल रक्त कोशिकाओं का संश्लेषण या किडनी नहीं करता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है अस्थिमज्जा में होता है। ठीक, लेकिन गुर्दा जो एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन्स छोड़ता है जो इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखिए। इसके लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है। यह केवल पौधों के हरे भाग में होता है। यह एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि यह अपचयी नहीं बल्कि संश्लेषणात्मक प्रक्रिया। ठीक है, यह एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को उनके प्राथमिक कार्यों के से सम्मिलित करना है। ठीक है, सेरिब्रम की बात करें। सेरिब्रम यह मुख्य रूप से सोचने, संश्लेषण, भाषा, स्मृति, निर्णय आदि का क्या करता है? मतलब नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। सेरिबेलम की बात करें तो यह गति, समन्वय, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने में कार्य करता है। मेडुला की बात करें, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला जो है यह आपका अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, प्यास, भूख नियंत्रण वगैरह को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर 2 1 3 4 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। लसिका परिसंचरण तंत्र का भाग है।
लसिका रक्त की तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें लसिका की, लसिका या पोषक वसा अपशिष्ट पदार्थ और श्वेत रक्त कोशिकाएं ढोती हैं, लेकिन रक्त की तरह गैस का परिवहन या नहीं करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मनुष्य में प्रजनन के बारे में देखिए, निषेचन फर्टिलाइजेशन गर्भाशय जो यूट्रस है इसमें होता है। युग्मज जाइगोट विभाजित होकर के भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय में आरोपित होता है। अपरा जो प्लेसेंटा है माँ और भ्रूण के बीच पोषण का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, देखिए निषेचन जो है जब फैलोपियन ट्यूब में होता है न कि गर्भाशय में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? घेघा, आयोडीन की कमी से, रक्त अल्पता, एनीमिया आयरन की कमी से, रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी होता है विटामिन B1 की कमी से। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। स्कर्वी की अगर हम बात करें या विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, न कि विटामिन B1 की कमी से। मानव पाचन की जो कालानुक्रम है, इनको घटनाएं कौन सी है बताना है। मुंह में स्टार्च का अपघटन, वसा पर पित्त का प्रभाव, छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण और अमाशय में अम्लीय पाचन। इनको क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले मुंह में स्टार्च का अपघटन होगा। ठीक है, मुंह में स्टार्च के अपघटन के बाद उसके बाद आपका अमाशय में अम्ल का पाचन होगा, अम्लीय पाचन। ठीक है, अम्लीय पाचन होगा। उसके बाद आपका वसा पर पित्त का प्रभाव, और उसके बाद छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण। ठीक है, सही आंसर इसका बी। आनुवांशिक विरासत के बारे में देखिए, गुणसूत्रों पर स्थित जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। केवल प्रभावी लक्षणों ही संतानों को विरासत में मिलती हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मनज निर्माण के समय जीन युग्म अलग हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखा इसमें के अंतर्गत दोनों प्रभावी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रभावित होते हैं। जीन विरासत में मिलता है और हेटेरोजाइगस दशा में केवल प्रभावी अभिव्यक्त होता है। सही आंसर भी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एम्फीसेमा फेफड़ों को एल्वियोली को नुकसान पहुंचाता है, अर्थात यह श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, नेफ्राइटिस गुर्दे की सूजन अर्थात यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। और नेत्र श्लेष्मा शोथ जो है, नेत्र श्लेष्मा शोथ आंख की झिल्ली की सूजन है, और यह जो है आपका इंद्रिय तंत्र से संबंधित है। और गठिया या कंकाल तंत्र से संबंधित है। ठीक है, गठिया जोड़ों की सूजन अर्थात कंकाल तंत्र से। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2 1 4 3 बी। इष्टकली जनन द्वारा जनन करता है। इष्ट एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें जटिल संरचना पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, इष्ट की अगर हम बात करें तो यह बहुकोशिकीय या फिर जटिल संरचना वाला नहीं होता है। ठीक है, सही आंसर इसका ही है। पहला सही, दूसरा गलत। पौधों की अस्थायी उत्तकों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। जल और खनिज का परिवहन, यांत्रिक समर्थन, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का भंडारण। पौधों का जो अस्थायी उत्तक है इनके बारे में बताना है कि कौन सा कार्य अस्थायी उत्तकों द्वारा किए जाते हैं। फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कार्य उत्तकों द्वारा जो टिश्यू होते हैं पौधों के उनके द्वारा किया जाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखिए, बर्फ का पिघलना में भौतिक परिवर्तन है क्योंकि यह पुनर्वर्तनीय होता है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि यह नए पदार्थ को उत्पन्न करता है। नमक को पानी में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन। सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ठीक, ऑप्शन है। निम्नलिखित तत्वों को उनके रासायनिक प्रतीकों से मिलाइए। पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक होता है के। सोडियम का प्रतीक होता है Na, लोहा का प्रतीक Fe और कैल्शियम का Ca। इसका जो सही आंसर है 2 1 3 4 बी, ऑप्शन बी। अम्लों क्षारों के बारे में देखिए, अम्ल नीली लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला। पीएच का मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा, तीनों विकल्प इसका सही है। कौन इसमें से सही सम्मिलित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेबल सॉल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम और सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाएगा।
चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत क्यों है? एक अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट यह आपके बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, न कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, न कि कैल्शियम कार्बोनेट को। तो सही आंसर ये हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखिए, नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं और परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। अनियमित परावर्तन में आपतित किरणें परिवर्तन के नियम का पालन नहीं करती हैं। समतल दर्पण आभासी और पार्श्व प्रतिवर्तित प्रतिबिंब बनाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। अनियमित परिवर्तन में सतह खुरदरी होती है, जिस कारण जो किरण होती है वह बिखर जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका हो जाएगा वोल्ट। और जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम, और शक्ति का वाट होता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब कोई तार विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धारा वहन करने वाला चालक अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि धारावाहक तार विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन सी। एक 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति जुड़ा है। बल्ब द्वारा खींची गई अनुमानित धारा क्या होगी, यह बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 0.27 एम्पियर, ऑप्शन ए। ध्वनि के संबंध में देखिए, ध्वनि ठोस, द्रव और गैस की अपेक्षा तेज गति से, ध्वनि ठोस में द्रव और गैस की अपेक्षा तेज चलती है। ध्वनि की पिच कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। पराश्रव्य ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं। कंपन के आयाम ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा गलत है। आयाम ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करती है, गति को नहीं। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। जैव विविधता पर सम्मेलन जो CBD है, इसके बारे में देखिए। यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानून रूप से बाध्यकारी होता है। भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार को मान्यता देता है। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। भारत इसका हस्ताक्षर करता है। ठीक है, भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता है। और CBD यह 1992 का है, 1992 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, जो रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील के, इससे संबंधित है। ठीक है, और भारत द्वारा इसे जो है 1994 से लागू किया गया था। ठीक, 1994 से। निम्नलिखित प्रदूषकों को उनके स्रोत से मिलान कीजिए। PANS जो आपका प्रॉक्सी एसिटाइल जो नाइट्रेट है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, जो आपका पेन है या प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे से इसका निर्माण होता है। फ्लाई एश तापीय विद्युत संयंत्र से इसका यह उत्पन्न होता है। CFC या रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से CFC की उत्पन्न होता है। और NOx जो है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं या वायु उत्सर्जन से आते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। ओजोन परत का क्षय ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। उच्च ऊंचाई पर ध्रुवीय समतापीय बादल ओजोन क्षयकारी अभिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक संकेतक GI टैग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुसंगत है? बनारसी पान वाराणसी, चुनार बलुआ पत्थर मिर्जापुर, फरुखाबादी प्रिंटिंग फरुखाबाद, कन्नौज इत्र कानपुर। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है जी क्या क्वेश्चन नंबर 90 के बाद सीधे 99 आ गया यार। ठीक है, देखिए इसके अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। कन्नौज इत्र या कानपुर का नहीं बल्कि कन्नौज इत्र की बात करें तो यह कहाँ का है? यह जो है कन्नौज इत्र जो GI टैग दिया गया है कन्नौज का है। ठीक है, कन्नौज का। उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस राज्य में देश की सबसे कम साक्षरता दर है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसका जो साक्षरता वो सबसे कम है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है,
भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की है, ठीक है, न कि उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों को कुल जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो हो जाएगा आपका कानपुर आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर आ जाएगा प्रयागराज, उसके बाद है आपका गाजियाबाद, फिर आ जाएगा मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। इसका जो सही आंसर है 4132, ऑप्शन बी 4132। निम्नलिखित में से कौन कौन से राष्ट्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश में है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 4, 1 2 4, तीसरा गलत है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है? ये आपके लखनऊ में है, लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यह कहाँ पे है? ये भी आपके लखनऊ में ही है, ठीक है, लखनऊ में है। इंडियन ग्रासलैंड की बात करें, या जो है आपके झांसी में है। चारा अनुसंधान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके झांसी में है। और जो आपका सेंट्रल ग्लास रिसर्च सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह कहाँ पे है? यह आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बिहार से अधिक लेकिन केरल से कम है। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकीय संकेतकों को उनके मानों से मिलाइए। साक्षरता दर 67.66%, लिंगानुपात 912 महिला प्रति 1000 पुरुष पे, जनसंख्या वृद्धि 20.23%। कौन सा विकल्प है आपको बताना है इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक में से एक है, मतलब भारत के जो ज़्यादातर जनसंख्या घनत्व उसमें से एक है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में बड़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सी हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, न कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में बड़ा है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता किस जिले की सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती की। हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजे गए क्वासर जो JO5294351 के संबंध में बताना है यह क्या है, ठीक है जी। क्या इसकी अगर हम बात करें, जब ब्रह्मांड में अब तक देखा गया सबसे चमकीला पिंड है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सबसे चमकीला पिंड है। उसके साथ साथ इसका प्रकाश 12 अरब वर्ष से अधिक समय तक यात्रा कर रहा है, ठीक है, और इसका जो अभिवृद्धि चक्र है यह ज्ञात सबसे बड़ा है जो 7 प्रकाश वर्षों में से एक है, ठीक है। तो 1 3 4 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन है 1 3 4। 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में बधावन पोर्ट परियोजना के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यह उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। INS अरिघाट के बारे में देखिए। INS अरिघाट भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे 2024 में विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया था। यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकती है और भारत की फर्स्ट स्ट्राइक परमाणु नीति को समर्थन देती है। यह अरिहंत श्रेणी की INS पनडुब्बियों में शामिल है और K-15 सागरिका मिसाइल से लैस है। यह पनडुब्बी भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है जो विश्वसनीय प्रतिरोध शक्ति के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4, दूसरा गलत है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यह क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि K-15 सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती है, ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। हाल ही में खोजा गया 2492 कैरेट का जो हीरा है, 2492 कैरेट का जो हीरा है, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह कहाँ से खोजा गया था? इसकी खोज कहाँ से की गई थी? यह खोज की गई थी बोत्सवाना से, ऑप्शन हो जाएगा। अगस्त 2024 में 23 अगस्त 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम क्या थी आपको बताना है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की? इसकी जो थीम थी वो थी टचिंग लाइफ विच टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली एकीकृत पेंशन योजना यूनिफॉर्म्ड पेंशन स्कीम UPS को लागू किया है? यह राज्य कौन सा है? वो आपका महाराष्ट्र है, सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत की 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? वो कौन था? यह जो है आपका जिसे घोषित किया गया है वो आपका
मोइडम का जो अहोम वंश की समाधि है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है जो कर्मचारियों को काम के बाद कार्य संबंधी संपर्क को अस्वीकार करने का अधिकार देता है? किस देश द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस भारतीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 5 स्टार ग्रीन टैग से सम्मानित किया गया? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा, राजीव गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगस्त 2024 में तमिलनाडु में कौन से 2 नए भारतीय रामसर स्थल घोषित किए गए थे? तमिलनाडु के यह जो रामसर स्थल थे वह नंजरायन, पक्षी अभयारण्य और काजूवेली, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2024 में भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र में पर्वत नेनी हरीश को। ठीक, ऑप्शन बी। मिलियन डिजाइनर्स विलियम ड्रीम्स पहल किस सरकारी मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। अगस्त 2024 में भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना किस कार्यक्रम के तहत की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जुलाई 2025 में कहाँ उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए, इसका उद्घाटन किया गया हुमायूं मकबरा परिसर में और यह भारत का पहला भूमिगत म्यूजियम है। ठीक है, ऑप्शन बी। 2024 में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की ग्लाइड बम है? प्रलय, गौरव, रुद्रम या फिर शौर्य? यह कौन सी मिसाइल है? देखिए, इस मिसाइल की अगर हम बात करें, यह मिसाइल है गौरव, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2021 में निम्न में से कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? अब अवैध धर्मांतरण के लिए कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, केवल पीड़ित पक्ष ही कराए ऐसा जरूरी नहीं है। जमानत की शर्त कड़ी कर दी गई है जिसमें आरोपी को अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। सामान्य वर्ग के वयस्कों से जुड़े धर्मांतरण मामले में दंड को शिथिल किया गया है। नाबालिग महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों से जुड़े मामले में सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4 सही, तीसरा गलत है। 1, 2, 4 सही, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें दंड को शिथिल नहीं किया गया बल्कि दंड को और कड़ा कर दिया गया। ठीक है, मधुमेह विज्ञान देखभाल और अनुसंधान में योगदान के लिए हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह दिया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 2024 में किस देश ने एक विवादास्पद कानून पारित किया जो आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है? किसने पारित किया था? यह पारित किया गया था तुर्की द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? कांस्य पदक जीता गया था मनु भाकर द्वारा, ऑप्शन थी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की 284.19 करोड़ रुपए की कृषि प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा परियोजना को किसने मंजूरी दी है? इसे किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? इसे मंजूरी दी गई है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आइजोल में। किसने किया था? आइजोल में किया गया था अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2023 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया जिसमें प्रत्येक नगर पालिका को एक जलवायु कार्य योजना बनाना और पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया गया? किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है साउथ अफ्रीका द्वारा। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा उनके चित्र वाले स्वर्ण सिक्कों से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया शाहरुख खान को, ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में किस भारतीय रक्षा संगठन ने चरण सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली BMD का सफल परीक्षण किया है? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था DRDO द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वे संसद के सदस्य होते हैं, अतः राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के मामले में वे राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वे किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति संविधान के तहत संसद का सदस्य नहीं होता है और इसीलिए वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है। ठीक है,
बाकी तीसरा की बात करें, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो सही आंसर 2 हो जाएगा, दूसरा सही, पहला तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ समाज सुधार आंदोलन है और उसके नेतृत्व आपको मिलेगा। ठीक, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग और ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन है इसका सही है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के बारे में देखिए, M1 में केवल जनता के पास मुद्रा और मांग जमा शामिल होता है। M2 में डाकघर की बचत शामिल होती है, लेकिन बैंकों में सावधि जमा शामिल नहीं होता है। M4 में सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी शामिल होता है। इसका बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही, चौथा तीसरा गलत हो जाएगा। M4 के अंतर्गत M3 डाकघर में जो जमा है वो, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। भारत के वन संरक्षण वर्गीकरण के बारे में देखिए, इसकी परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है? अधोलिखित वन क्षेत्र आता है, वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष आवरण आता है, तटीय मैंग्रोव और बाग बगीचों और कृषि वानिकी आते हैं। भारत के वन संरक्षण के अंतर्गत जो गणना की जाती है इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, आपको बताना है खुद के हिसाब से। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1, 2, 3। बाग बगीचे और कृषि वानिकी ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों शामिल हैं। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को सभी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला आपका गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जब तक राष्ट्रपति इसे स्वीकृति नहीं देगा वो अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। ठीक है, दूसरा सही है। ठीक, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में देखिए, इन जो प्राप्त औजार हैं इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हैंड एक्स, सूक्ष्म औजार, चापर औजार, पालिश किए हुए पत्थर कुल्हाड़ी, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है इसमें अगर हम हैंडेक्स की बात करें, हैंडेक्स या निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है या निम्न पूरा पाषाण काल का औजार है। निम्न पूरा पाषाण काल का औजार है। सूक्ष्म औजार की बात करें, सूक्ष्म औजार जो है यह मध्य पाषाण काल का है, यह है मध्य पाषाण काल का। और जो आपका चापर औजार है, चापर औजार है निम्न पूरा पाषाण काल का। ठीक है, हाँ ये भी आपका निम्न पूरा पाषाण काल का है। ये भी निम्न पूरा पाषाण काल का है। और पालिश किए हुए जो मृदभांड हैं ये आपके नव पाषाण काल के हैं। ठीक है, नव पाषाण काल के। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में देखिए। सीएजी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के व्यय का लेखा परीक्षा करता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट सरकार पर बाध्यकारी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला आपका सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सीएजी को महाभियोग नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से सीएजी को भी हटाया जा सकता है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और सीएजी की जो रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट अनुशंसात्मक होती है। ठीक है, अर्थात रिकमेंडेटेड होती है या बाध्यकारी नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं। पूना समझौता 1932, पूना समझौता 1932 जो 1932 में हुआ था, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया था। ठीक है, सीटों के लिए आरक्षण कर दिया। भारत सरकार ने 1919 इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगस्त प्रथा 1940 इसने अल्पसंख्यक को पृथक निर्वाचक मंडल, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करने का क्या दिया था? अधिकार दिया था। और भारत परिषद ने 1861 द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया था। ठीक है, इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3। ठीक है, 1, 2, 4, 3। टाइगर रिजर्व और उससे होकर के बहने वाली नदी, जिम कार्बेट से रामगंगा नदी, बांदीपुर से भीमा नदी, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्रा नदी और तुंग
सुंदरबन से मातला नदी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 4। 1 3 4 सही है, दूसरा आपका 1 3 4 सही है, ठीक है 1 3 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। बांदीपुर से भीमा नदी बहती है, ये गलत है, ठीक है। बांदीपुर की बात करें, कर्नाटक में कामनी नदी के पास है और भीमा नदी महाराष्ट्र में बहती है। बाकी जो बांदीपुर है इससे होकर के कामनी नदी बहती है, ठीक है, कामनी नदी, ठीक। भीमा या महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र में, सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का जीडीपी डिफ्लेटर सामान्यतः सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति से कम होता है। जीडीपी डिफ्लेटर खाद्य और ईंधन घटकों को बाहर कर देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर खाद्य और ईंधन को बाहर नहीं करता है बल्कि इनका औसत प्रभाव कम करता है, ठीक है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर सी है। और ये जीएस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी इसके आगे जो है आपकी हिंदी वाले सेक्शन है, तो इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर ले, जहाँ पर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और फुल टेस्ट सीरीज भी 150 प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं, तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोग जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।